क्या होती है इमरजेंसी? जब भी देश में कोई सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। इमरजेंसी के दरमियान गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसे ठोस कदम उठाया जाता है, जिसकी वजह से जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, उसको समाप्त किया जा सके। भारत देश के संविधान के अनुसार इमरजेंसी डिक्लेयर करने का पावर एक समय पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के हाथ में था। लेकिन 1975 की इमरजेंसी के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया, जिसके अंतर्गत इस पावर में कुछ चेंजेस लाए गए। और ये चेंजेस क्यों लाए गए और ये चेंजेस क्या थे, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इमरजेंसी के इतिहास को समझना होगा। भारत के संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है, जिसमें से पहली इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका आर्टिकल नंबर है 360। जब भी देश आर्थिक संकट में फंस जाता है, तब इस इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन आज तक इस इमरजेंसी को कभी भी हमारे देश में डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन 1990 में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई थी, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ सकती थी। हम जो भी सामान इंपोर्ट करते थे, जिसका पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में करना होता है, उसके लिए जो फॉरेक्स रिजर्व चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से भारत सरकार को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सहायता मांगनी पड़ी थी। IMF ने भारत सरकार की पूरी तरह से मदद की, लेकिन साथ ही साथ कुछ शर्तें रखी। इन शर्तों में एक शर्त ऐसी थी कि इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। भारत सरकार ने उसके लिए हाँ बोला और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का कारण ये था कि आगे चल के फ्यूचर में फिर से ऐसी परिस्थिति का निर्माण भारत देश में ना हो, जिसके लिए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जरूरी थे। अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, इसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दूसरी इमरजेंसी होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसका आर्टिकल नंबर है 356। स्टेट इमरजेंसी स्टेट स्पेसिफिक होती है। जब भी कोई राज्य भारत के संविधान के अनुसार काम नहीं करता है, तब उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। मतलब कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, जिसके हिसाब से उस राज्य में कोई भी फैसले स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले पाएगी, सारे फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट से किए जाएंगे। हमारे देश में ये इमरजेंसी भी आज तक कभी डिक्लेयर नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे तीसरी और आखिरी इमरजेंसी, जिसका नाम है एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट इमरजेंसी, जिसका आर्टिकल नंबर है 352। हमारे भारत देश में ये इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर कर दी जा चुकी है। 2 बार एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से और 1 बार इंटरनल थ्रेट के नाम पे। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, मतलब कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब हमारे देश में एक्सटर्नल थ्रेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। फिर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब हमारे देश में फिर से एक्सटर्नल थ्रेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। जब देश को बाहर की किसी ताकत से खतरा होता है, तब इस इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। इस इमरजेंसी के दरमियान जनरली जिस कंट्री के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार और व्यापार संबंध सब बैन कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो कंट्रीज जिससे हमारा युद्ध चल रहा है, उस कंट्री को सहायता करती है, उन कंट्रीज के साथ भी व्यापार संबंध को बंद कर दिया जाता है या तो कम से कम कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी इमरजेंसी, जो 1975 में इंटरनल थ्रेट के नाम पे लगाई गई थी। अब ये इमरजेंसी लगाने का कारण क्या था, इसके लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा। 1971 में 1971 में जनरल इलेक्शन हुए थे, मतलब लोकसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली यूपी से चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उनकी मैसिव वोटों से जीत हुई थी। चुनाव के बाद अपोजिशन लीडर राजनारायण जी द्वारा इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था, जिस केस के अनुसार इंदिरा गांधी जी पे आक्षेप लगे थे कि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, मतलब चुनाव प्रचार के लिए, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज किया था। हमारे संविधान के अनुसार कोई भी कैंडिडेट अपने चुनाव प्रचार के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकता। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने यशपाल कपूर नामक एक व्यक्ति, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जिनका रायबरेली में एक अच्छा वर्चस्व भी था,
उनको फेस ऑफ द कैंपेन बनाया और साथ ही साथ गवर्नमेंट की एसेट्स जैसे कि पुलिस जीप और अदर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स इनका यूज करके इन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें इंदिरा गांधी जी दोषी पाई जाती है और उन्होंने जो रायबरेली से जो चुनाव लड़ा था उस चुनाव को खारिज कर दिया जाता है और साथ ही साथ उनको 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ने के लिए बैन लगाया जाता है। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो अपोजिशन लीडर्स द्वारा पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किए जाते हैं, रैलीज निकाली जाती है और इनमें पब्लिक को एंगेज करने के लिए स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है। एक तरफ ये प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के सामने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करती है। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आता है जिसके अनुसार जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक इंदिरा जी एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में होने वाले किसी भी मुद्दे पे अपना वोट नहीं डाल सकती। जैसे ही ये इंटरिम ऑर्डर आता है उसके अगले ही दिन मतलब 25 जून 1975 को इंदिरा जी द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई जाती है। 1975 में पहली बार इंटरनल थ्रेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है जिसका रीजन ये बताया जाता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो देश भर में रैलीज निकलती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इन रैलीज के दरमियान कुछ स्टूडेंट्स और पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है जिसको फ्रंट बना के इंदिरा जी ये कहती है कि इन सब चीजों से नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाना जरूरी बन जाता है। जैसे ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है पूरे देश में इंदिरा जी की सत्ता लागू हो जाती है। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले जितने भी अपोजिशन लीडर्स है जिसमें बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश जी, अटल जी और एल.के. अडवाणी जी, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। न्यूज़पेपर को बैन कर दिया जाता है और अगर किसी भी न्यूज़पेपर को कुछ भी पब्लिश करना हो तो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। साथ ही साथ मीडिया सेंसरशिप भी डिक्लेयर कर दी जाती है। मीडिया को भी बिना प्रायर अप्रूवल कुछ भी टेलीकास्ट करने के लिए मना कर दिया जाता है। एक लाइन में मैं इसको कहूँ तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही की पूर्ण तरीके से हत्या कर दी जाती है। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद 1976 ईयर ऑफ द इलेक्शन हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि पिछला इलेक्शन 1971 में हुआ था और हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो 1976 में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन इमरजेंसी के तहत इंदिरा गांधी जी इलेक्शन नहीं होने देती है। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक की आवाज तेज होती जाती है, इंदिरा गांधी जी पे पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी के 2 हिस्से हो जाते हैं। श्री मोरारजी देसाई जो एक समय पे कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता गिने जाते थे, उनसे भी इंदिरा गांधी जी का मतभेद हो जाता है और मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी जी से अलग हो जाता है। फिर जनवरी 1977 में फाइनली इंदिरा गांधी जी को डिक्लेयर करना ही पड़ता है कि मार्च 1977 में इलेक्शन का आयोजन किया जाएगा। मार्च 1977 में इलेक्शन होता है और जनता पार्टी मैसिव वोटों से विक्ट्री हासिल करती है और आज़ादी के बाद पहली नॉन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे कहा था कि 1975 की इमरजेंसी के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, तो इस एक्ट के अनुसार इमरजेंसी डिक्लेयर करने का पावर जो पहले सिर्फ राष्ट्रपति जी के हाथ में था अब उनके हाथ नहीं रह जाता है। अब अगर राष्ट्रपति जी को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो तो रिटर्न प्रपोजल देना पड़ता है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट में इस प्रपोजल को 2/3 वोटों से पास कराना पड़ता है, तब जाके ही आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। ये इसलिए ऐसा किया गया कि आगे चल के कोई भी प्रधानमंत्री इमरजेंसी के पावर का मिसयूज ना कर सके और ऐसी परिस्थिति भारत में निर्माण ना हो, इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।